पुडुचेरी में रुझानों में एनडीए को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़ी खबर आ रही है, रुझानों में एनडीए को बहुमत इस वक्त मिलता हुआ दिख रहा है और एनडीए को 22 सीटों के साथ बहुमत मिल रहा है। ये रुझानों में सामने आ रहा है। वहीं अगर हम केरल की बात करें तो केरल में रुझानों में 80 सीट के साथ यूडीएफ को बहुमत यहां पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं असम का रुख कर लें तो रुझानों में 85 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत मिल रहा है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ स्टेटस है पुडुचेरी, केरलम और असम का, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पुडुचेरी में भी एनडीए को बहुमत मिल रहा है। तो अगर बात करें केरलम की, यहाँ पर यूडीएफ को बहुमत मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। असम में 85 सीटों के साथ बीजेपी को बहुमत मिल चुका है और ये रुझान है इस वक्त जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। ऐसे में कहा जा सकता है पुडुचेरी में एनडीए को बहुमत मिला और वहीं असम में बीजेपी जीत रही है। रुझानों के अनुसार ये आंकड़े सामने आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गीतू। ब्रेकिंग न्यूज पर नजर बनाकर रखिएगा, आगे आपसे वापस लौटेंगे। और जानकारी के लिए इस वक्त स्टूडियो में हमें अतुल मिश्रा जी ज्वाइन कर रहे हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट है। बहुत स्वागत है आपका। हमें इस वक्त संजय मिश्रा जी ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत स्वागत है आपका। सुमन कुमार चौधरी हमारे साथ स्टूडियो में थोड़ी देर में होंगे, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन पहले इस वक्त जल्दी से ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर का रुख कर लें। बड़ी खबर यह है कि शुरुआती रुझानों में, इनिशियल ट्रेंड्स में पश्चिम बंगाल में बीजेपी बहुमत में नजर आ रही है। रुझानों में बीजेपी की सरकार बनती दिख रही है, लेकिन क्या यह रिजल्ट में कन्वर्ट होगा? पश्चिम बंगाल से इस वक्त की बड़ी खबर, रुझानों में बीजेपी को मेजॉरिटी मिलती दिख रही है। ज्यादातर रुझान जो आ रहे हैं वो पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार की ओर इशारा कर रहे हैं, बहुमत की ओर इशारा कर रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। तो ब्रेकिंग न्यूज, और सीधा चलेंगे मीनाक्षी के पास। मीनाक्षी बीजेपी हेडक्वार्टर से हमारे साथ जुड़ी हुई है। मीनाक्षी, क्या अपडेट है आपके पास? रुझानों में बीजेपी बहुमत में दिख रही है। बिल्कुल, और एक दो नहीं बल्कि 3 राज्यों में नजर आ रही है। अगर आप बात पश्चिम बंगाल की करें तो पश्चिम बंगाल में भी जैसा हम अपनी टेलीविजन दिखा रहे हैं कि बहुमत के आंकड़ों को क्रॉस कर चुकी है बीजेपी, तो दूसरी तरफ असम में भी यही स्थिति बनी हुई है और साथ ही पुडुचेरी में वही स्थिति बनी हुई है। अगर मैं केरलम की बात करूं तो केरलम में जरूर लेफ्ट का तंबू उखड़ा हुआ नजर आ रहा है और कांग्रेस को यहाँ पर बढ़त मिलते हुए नजर आ रही है। वहीं दूसरी तरफ थलपति विजय ब्लॉकबस्टर एंट्री मारते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी भाषा में कहा जाए तो तमिलनाडु में वो डीएमके को पीछे करते हुए नजर आ रहे हैं। पश्चिम बंगाल पर जरूर सबका ध्यान जा रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी न केवल भवानीपुर बल्कि नंदीग्राम सीट दोनों पर ही लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। नंदीग्राम पर वो 3000 वोटों से आगे, और अगर भवानीपुर में उन्होंने ममता बनर्जी को हरा दिया वहां पर, तो ये बड़ी हार ममता बनर्जी के लिए होगी, क्योंकि पारंपरिक सीट है। पिछले बार 2021 के विधानसभा चुनावों में वो केवल भवानीपुर से उतरी थी बल्कि नंदीग्राम से भी उतरी थी। नंदीग्राम में उन्हें हार का सामना करना पड़ा, इसलिए 2026 में उन्होंने सिर्फ भवानीपुर सीट को चुना था कि वापस से वही उन्हें स्वीकार न करना पड़े जो 2021 में स्वीकार करना पड़ा था। लेकिन जो तस्वीरें बदलते जा रही है पल पल, वो यही बता रही है कि 2021 में जो हुआ था वही 2026 में शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी के साथ दोहराते हुए नजर आ रहे हैं, भवानीपुर से उन्हें हरा करके। अभी की अगर मैं बात करूं तो 3 राज्यों में जो सबसे ज्यादा लीड भारतीय जनता पार्टी के हिस्से में आ रही है, उस लिहाज से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से आश्वस्त नजर आ रही है। इन 3 राज्यों को लेकर के पहले से भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त ही थी कि पश्चिम बंगाल में वो वहां पर जरूर से ममता बनर्जी का किले को ढाएंगे, और यही वहां पर हो रहा है। इसके साथ साथ असम में हैट्रिक की उनकी जो तैयारी थी वो पूरी तरीके से पूरी नजर आ रही है कि हाँ, वो तैयारियां जो थी हो चुकी है, और अब जिस दिन रिजल्ट की बारी है तो उस दिन वो हैट्रिक लगती हुई नजर आ रही है। पुडुचेरी के लिहाज से 30 सीटें हैं, लेकिन ये 30 सीटें बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाती है कि वहां पर आखिरकार किस तरीके से बीजेपी प्लस एक बार फिर से सरकार में आती है। और केरलम तो मीनाक्षी, बीजेपी दफ्तर में तो खुशी का माहौल बन गया होगा अभी तक के ट्रेंड्स के हिसाब से। शुरुआती 2 घंटे के जो रुझान हैं बीजेपी हेडक्वार्टर में, बिल्कुल बीजेपी दफ्तर में अभी बहुत ज्यादा तैयारियां देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन हाँ, जिस तरीके से आप बातें कर रहे हैं तो मैं थोड़ा सा आपको तस्वीरें जरूर दिखा देती हूँ कि यहाँ पर सुबह से ही किस तरीके से यहाँ तैयारियां की जा रही थी। सुबह से ही, क्योंकि पश्चिम बंगाल को लेकर के बहुत ज्यादा आश्वासन था, इसलिए पश्चिम बंगाल के हिसाब से यहाँ पर रसगुल्ला से लेकर के मिष्टी दोई तक की तैयारी कर ली गई थी। अभी भी ये तैयारियां इसी तरीके पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात आज मीनाक्षी सामने आई। आप नजर बनाकर रखिएगा, वापस आपके पास लौटेंगे। और इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि कौन कौन से बड़े चेहरे आगे चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, वो अपडेट भी मैं आपको दे दूं। पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी का कनेक्शन कुछ खास है, क्योंकि बीजेपी के संस्थापकों में से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी स्टेट से आते हैं, और एक रिलेशन जो है वो बीजेपी का स्टेट से वो एक वैसा अनोखा टाइप का बन जाता है, जिससे कि बीजेपी के लिए ये स्टेट न सिर्फ सरकार के लिहाज से बहुत जरूरी है, बल्कि एक तरह से आप देखें तो बीजेपी जहां से चली, जहां से शुरुआत बीजेपी की हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिहाज से, वो स्टेट बीजेपी के पास आ जाए तो ये जीत किसी नेशनल इलेक्शन जैसी जीत वाली जीत होगी।
उस तरह का जश्न बीजेपी मना सकती है। शुरुआती जो ट्रेंड्स आप देख रहे हैं, बंगाल में 293 सीटों पर हमने जो 285 का रुझान दिया है, उसमें 162 पर बीजेपी आगे चल रही है, क्लियर मैंडेट है। टीएमसी 121 पर आगे चल रही है, कांग्रेस 2 सीटों पर आगे चल रही है। अब मैं चाहूंगा संजय मिश्रा जी, आप इस पर क्या कहेंगे? ये जो अभी तक के ट्रेंड सामने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है कि बीजेपी अगर निकाल ले जाती है पश्चिम बंगाल। देखिए, इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि फाइट है बंगाल के अंदर जी, लेकिन जीत आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी देखिए रुझान है। बिल्कुल। और ये जो रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट की गिनती और ये सारी चीज़ों में आप देखे होंगे, पोस्टल बैलेट में कभी आगे पीछे बराबर 2 सीट आगे पीछे, तो ये चल रहा है खेल। अभी शुरुआत है। अभी मेरे हिसाब से शायद एक आध राउंड हुए होंगे, फर्स्ट राउंड की गिनती आई होगी अभी। मेरे हिसाब से पिक्चर जो क्लियर होगा वो 10:30 बजे तक, 10:30-11 बजे तक मैक्सिमम पिक्चर क्लियर हो जाएगा, जब ये क्लियर होगा कि हाँ, ममता बनर्जी चौथी बार सरकार बंगाल में बना रही है। जहाँ तक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात है, बिल्कुल आपने सही कहा कि बंगाल की जनता ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया श्यामा प्रसाद मुखर्जी के राजनीति को, और आज जो भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है, इसे कभी भी बंगाल की जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। लेकिन एक सबसे बड़ी बात, जिस तरह से बीजेपी बंगाल में चुनाव लड़ी है या किसी भी राज्यों में चुनाव लड़ रही है, आज आप देखेंगे कि इलेक्शन कमीशन तो सबका गुरु है ही। भाजपा का जो गठबंधन है उसमें इलेक्शन कमीशन सबसे टॉप पे है। उसके बाद ईडी सीबीआई सालों से लगा दी जाती है, एनआईए उतार दी जाती है, सारे सेंट्रल फोर्सेस को स्टेट में लगा दिया जाता है, पंगु बना दिया जाता है राज्य को, और उस तरीके से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, सारे मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, सारे विधायक उस राज्य में लगाने के बाद यदि ममता बनर्जी के सामने ये इस तरह से चुनाव में लड़ रहे हैं, मतलब ममता बनर्जी एक बड़ी लीडर हैं और ममता बनर्जी बड़ी लीडर हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन क्या आप इस बात के पक्षधर हैं कि ममता बनर्जी जिस तरह की राजनीति करती हैं, जिस तरह से सरकार वो पश्चिम बंगाल में चला रही है, वो बिल्कुल सही है 100%? आप मानते हैं? हाँ, मैं समझता हूं कि बंगाल की जनता को, बंगाल की अस्मिता को, बंगाल के स्वाभिमान को ममता बनर्जी से बेहतर नरेंद्र मोदी जी तो नहीं समझेंगे, ये तो बिल्कुल क्लियर है। ऐसा क्यों है? फैक्ट यही है कि जो जनप्रतिनिधि तो बंगाल के चुन के आ रहे हैं, मोदी जी थोड़ी बंगाल चलाएंगे या अमित शाह जी थोड़ी बंगाल चलाएंगे, बंगाल का सीएम बंगाल चलाएगा। नहीं, यदि बंगाल कैसे चुन लेता, आप देखिए शुभेंदु अधिकारी को नेता किसने बनाया? मोदी जी ने। कैसे बनाया ये भी आप देख लीजिए, जबरदस्ती पकड़ कर लेकर आए। जैसे इस बार के चुनाव में बोला जा रहा था कि एक भी गुंडे बचेंगे नहीं तो सुधर जाओ, आकर मुझे ज्वाइन कर लो, यही कहा गया था ना प्रधानमंत्री। आकर मुझे ज्वाइन कर लो तो नहीं कहा, यही कहा था, ये कहा था कि एक भी गुंडे बचेंगे नहीं बचेंगे, मतलब भाजपा में आ जाएंगे, जैसे पहले नहीं बचे हैं। ये तो आप ऐड ऑन कर रहे हैं भाई साहब। ये स्पष्ट रूप से उनका संदेश था। हो सकता है जी कि ऐसा गृह मंत्री जी सफल हो गए हो करने में और गुंडों को अपने साथ शामिल कर लिए हो, बट मुझे नहीं लगता। अभी रुझान है, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना, अभी रुझान है, जल्दबाजी होगी कुछ भी कहना। अतुल जी क्या कहेंगे आप? देखिए, इन्होंने माहौल बनाना चालू कर दिया अभी से। अभी कुछ देर बाद इन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं। ये देखिए, सीबीआई, ईडी, ये असल में क्या है कि जब हारने सीडी लगते हैं और एनआईए सब ले आया, हारने लगते हैं तो ये माहौल बनाते हैं। अब इन्होंने माहौल पकड़ लिया है और इन्होंने डिक्लेरेशन भी कर दिया। अभी हम लोग आपके साथ थे जब एग्जिट पोल पे आई, आपके एग्जिट पोल पे चर्चा कर रहे थे। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि भारतीय जनता पार्टी 130 से 150-60 तक जाएगी, और क्या है कि इनको पच नहीं रहा। देखिए, अब देश विकास की राजनीति चाहता है और देश विकास में अग्रसर है। इन्होंने 15 साल से बंगाल को आगे नहीं बढ़ने दिया है। हमारी सरकार आएगी और वहां बंगाल विकास की राजनीति कर रहा है। बड़ी खबर आ रही है, उसके ऊपर चले जाते हैं। दक्षिण बंगाल में टीएमसी के किले में सेंधमारी हो गई है। दक्षिण बंगाल में बीजेपी ने यहां सेंधमारी की है, टीएमसी के कई मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये अच्छी खबर नहीं है टीएमसी के लिहाज से। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी यह है, ममता बनर्जी भवानीपुर से पीछे चल रही हैं, नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी आगे चल रहे हैं। ये 2 बड़ी सीटें जो है वो खबर है कि वह यहां से बीजेपी जो है वो लीड कर रही है। पानीहाट पश्चिम बंगाल से रत्ना देवनाथ आगे चल रही हैं। ये वही रत्ना देवनाथ है जो आरजीकर मामले में उनकी मदर थी, वो विक्टिम की मदर थी, वो लीड कर रही हैं। रूपा गांगुली बीजेपी सोनारपुर से लीड कर रही हैं। इसके अलावा हुमायूं कबीर रेजीनगर पश्चिम बंगाल से पीछे चल रहे हैं। अग्निमित्रा पॉल आसनसोल दक्षिण से आगे चल रही हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। हेमंता बिस्वा शर्मा का नाम भी आपको बता ही दूं कि वो भी अपनी सीट से आगे चल रहे हैं। गौरव गोगोई पीछे हो गए हैं जोरहाट असम से।
इसके अलावा मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल आगे चल रहे हैं बिन्ना कांडी असम से। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, वो पीछे चल रहे हैं। बंगाल, केरल, तमिलनाडु में सत्ता परिवर्तन होता दिख रहा है शुरुआती रुझान के हिसाब से। मैं चाहूंगा इस पर अंश का रिएक्शन, उसके बाद में बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता के पास जाऊंगा। जी अंश। जी देखिए, अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता थी वो पश्चिम बंगाल पे बोल रही हैं। मैं चाहता था कि वो केरल पे भी ज़रूर बोले, क्योंकि केरलम वही जगह है जहाँ पे आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखा लगती है। उसके बाद भी आज भी जो है वो वहाँ पे अपनी सत्ता नहीं बना पाई है। आज भी उनकी स्थिति कुछ भी वहाँ पे नहीं है, जबकि आरएसएस की सबसे ज़्यादा शाखा केरलम में ही लगती है। तो केरलम पे भी 2 शब्द बोले। मैं चाहता हूं कि वो तमिलनाडु पे भी 2 शब्द बोले, जबकि प्रधानमंत्री ने तमिलनाडु में कितनी जनसभाएं की, कितना उन्होंने जोर शोर से अपना सब कुछ करने का प्रयास किया कि तमिलनाडु से उनका कुछ हो जाए उद्धार, लेकिन तमिलनाडु की जनता ने फिर उनको नकार दिया। तो 2 शब्द तमिलनाडु पे भी जरूर बोल के जाए। हाँ, पश्चिम बंगाल में उनके लिए शुरुआती रुझान जो है वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन रही बात यहाँ पे जो पानीहाटी से इनकी जो प्रत्याशी हैं उन पे भी जो है मैं उम्मीद करता हूं कि जैसे वो अभी आगे चल रही हैं वो उनकी बेटी को ज़रूर जो है न्याय दिलाने के लिए ये सरकार काम करे। मैं चाहता हूं, क्योंकि किसी भी महिला के साथ अगर गलत होता है तो उसके लिए सरकार को तत्पर होना चाहिए। लेकिन आप यहाँ पे पानीहाटी में उनको उम्मीदवार बना रही हैं, तो हम लोग उम्मीद भी करते हैं कि मणिपुर की उन बेटियों के लिए भी आप न्याय दिलवा दीजिए, उन बेटियों के लिए भी आप कुछ कर दीजिए। आप उसके लिए भी कर दीजिए हाथरस के साथ, उन्नाव के साथ जो बेटी के साथ गलत हुआ था। अभी जो है विनेश फोगाट ने फिर आपके जो पूर्व के सांसद थे ब्रिजभूषण शरण सिंह, उन पे किस प्रकार से आरोप लगाए थे, तो उस बेटी को भी न्याय दिलाने के लिए आप लोग काम करिए। तो ये डबल स्टैंडर्ड नहीं होता है। कांग्रेस का मैं जैसे कहूंगा तो जो है प्रदर्शन इस बार सभी जगहों पे बेहतरीन रहा है, फिर चाहे वो बात पश्चिम बंगाल हो, केरल में हम सरकार बना रहे हैं, हमारे पास वहां पे इन सभी राज्यों में खोने के लिए कुछ नहीं था, पाने के लिए था, और केरल में हमने पाया है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।